तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं डीपीएसपी बोलूँगा। ठीक है, आगे इसे जब भी बोलूँगा तो डीपीएसपी बोलूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए सबसे पहले जान जाते हैं डीपीएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा डीपीएसपी। ठीक है, अगर आर्टिकल्स की बात करें कि किस आर्टिकल से लेके कहाँ तक डीपीएसपी है, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक पार्ट 4 में आता है, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो 35 तक हमने पढ़ा था कि पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स वाला। ठीक है, तो वहाँ से उसके बाद से पार्ट 4 स्टार्ट होता है और वो है आर्टिकल 36 से लेके 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और वो है कि डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स कहाँ से अडॉप्टेड है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरलैंड से अडॉप्टेड है। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो तब से मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो अब हम जान जाते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिर है क्या। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँ तो ये वो आइडियल्स हैं जिन्हें स्टेट को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब वो लॉ बना रहे हैं या फिर कोई पॉलिसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड। और जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट का मतलब वो अथॉरिटीज़ जिनके पास पावर है, ठीक है, फॉर्मुलेट करने का लॉ और पॉलिसीज़। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स है, जो कि लॉ मेकर्स हैं, उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए डीपीएसपी को जब भी वो कोई पॉलिसी या लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट की अगर बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट हो गया जो कि लॉ बना रहा है। ठीक है, या फिर जो भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हो गया, मिनिस्ट्री हो गया जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उनको डीपीएसपी को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फॉर्मुलेटिंग, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, यानी मिनिस्टर्स का काम है। ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं या फिर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनैक्ट जो लॉ है वो किसका काम होता है, वो लेजिस्लेटिव का काम होता है। और हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या एमएलएज होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लॉ बना रहे हैं या फिर कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो डीपीएसपी को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके आइडियल्स को दर्शाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं होते हैं। ठीक है, जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते थे। मतलब आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में से कई सारे पॉलिसी मिलेंगे जो कि अभी लॉ के रूप में नहीं आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे वो चाहते थे कि आगे जाके यूनिवर्सल सिविल कोड हो, लेकिन अभी हमारे देश उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अभी उतना मैच्योर हमारा देश नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा। ठीक है, लेकिन जब तक कोई लॉ नहीं आ जाता जो इसे कि लीगल बना दे, तब तक वो जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कई सारे, ये तो एक एग्जांपल हो, ऐसे कई सारे आपको पॉलिसीज़ मिलेंगे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है, लेकिन वो एक लॉ नहीं है, इसलिए जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो थे वो अब धीरे धीरे लॉ में आ चुके हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, वो भी डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन अब एक लॉ बन चुका है और अब पंचायती राज बहुत ही फ्लरिश कर रहा है। ठीक है, जो 3 टियर सिस्टम है, आगे जाके हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई सारे हम धीरे धीरे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अपने मेन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर मेन लॉज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे देश हमारा मैच्योर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब बने थे तो इसमें मेनली इन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, पहला था सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें आपको हमारे सोसाइटी से रिलेटेड आपको काफ़ी
प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपको कई सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि गांधी जी हमारे देश को जैसा इमेजिन करते थे कि हमारा देश ऐसा हो, ठीक है, उस प्रिंसिपल्स पे आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक था पंचायती राज सिस्टम वाला भी, वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ही आता था। ठीक है, वो चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो और जो विलेज के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो इस पे वो काफ़ी ध्यान देते थे और ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर। थर्ड आता है लिबरल प्रिंसिपल्स। तो लिबरल प्रिंसिपल्स में आपको जो बहुत ही खुले विचारधारा वाले पॉलिसीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह के आपको जो पॉलिसीज़ है वो लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर मिलेंगे। तो ये 3 बेसिक जो है आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, गांधीयन एंड लिबरल। ठीक है, अंदर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपको उतना इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, फिर भी मैं आपको कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल से। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का मैं जो आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा वो है आर्टिकल 47। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी एज अ होल की बात हो रही है। ठीक है, कि हमारा जो देश में जब आज़ाद हुआ था तो कुपोषण का शिकार था बहुत ही, 1920s से 40s तक एक कह सकते हैं डेमोग्राफिक डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और उस समय हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो काफ़ी कम था, काफ़ी कम एज में बच्चे मर जाते थे। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 47 है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि सेहत बढ़िया हो। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, जो हेल्थ की व्यवस्था है ताकि लोग हेल्थ केयर के अभाव में लोगों की मृत्यु ना हो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 47। ठीक है, तो जब भी पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी, देखिए आप देख सकते हैं कि ये किसी लॉ की तरह नहीं है आर्टिकल 47। ठीक है, लेकिन जब भी पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएंगे तो इन्हें उसे ध्यान में रखना होगा कि हाँ, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं उससे इम्प्रूव हो हेल्थ पब्लिक का। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर बेहतर हो, न्यूट्रिशन बेहतर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। ठीक है, तो ये एक तरह से एक आइडियल है, एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू पॉलिसी बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के कई और जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आर्टिकल्स आते हैं वो है 39। ठीक है, 39A, 41, 42, 43, ये जो डिफरेंट है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं आर्टिकल 40। तो मैंने आपको बताया था कि गांधीयन प्रिंसिपल में काफ़ी वो चाहते थे कि गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनको मेंशन किया गया है। तो वो काफ़ी चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, जो विलेज के पंचायत से उनके पास पावर हो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसी सीमित लोगों के पास नहीं हो, सबके पास छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो। तो आर्टिकल 40 यही बताता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फंक्शन एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्हें अच्छा अपना ज्यूरिसडिक्शन देना, अपना पावर उनको देना है ताकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 कहता था। इसी के थ्रू फिर बाद में पंचायती राज सिस्टम जो 3 टियर आया है वो आ पाया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। तो इसमें क्या है, टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो छोटे छोटे गांव में होते थे, एक तरह से गांधी जी खुद चरखा चलाते थे, तो छोटे वीवर्स हो गए और भी जो छोटे छोटे गांव में इंडस्ट्रीज होते हैं, पॉटर्स हो गए, इनको प्रोमोट करने का उनका ये मकसद था। ठीक है, आर्टिकल 41 में ये मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसके अलावा आपको आर्टिकल 46, 47, 48 कई सारे आर्टिकल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिबरल प्रिंसिपल्स में, थर्ड जो है लिबरल्स। तो इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं आर्टिकल 44 का, जो कि है यूनिवर्सल सिविल कोड। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट सिविल कोड चलता है। ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्सल सिविल कोड को लिबरल प्रिंसिपल में रखा गया कि काफ़ी खुले विचारधारा वाला। तो जब हमारा देश एक मैच्योर स्टेज में जाएगा, ठीक है, जब सभी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, जो भेदभाव है वो ख़त्म होगा, तब ये इसे लाया जा सकता है। अभी हमारा देश इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे जो डीपीएसपी में है वो ये मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 51, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अपने जो दूसरे देशों से रिलेशन है वो अच्छा बना के रखना है। ठीक है,
और एक तरह से कह सकते हैं जो बायलैटरल रिलेशंस डिफरेंट कंट्रीज के साथ है वो पीस का हो, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 51 में है। तो हम देख सकते हैं जितने जो खुले विचारधारा लिबरल सोच वाले प्रिंसिपल्स हैं उनको अलग रखा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो डिफरेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कंप्लीट होता है। आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखें कि ये आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 to 51 आप याद रखें। ये जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है, ये आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आपको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी याद रखना है। और ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक, गांधीयन और लिबरल। इतना आप याद रखें। अगर आप एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 40 ज़रूर याद रखें, जो पंचायत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत है वो इसी के बाद आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह के और वीडियोज़ आपको ला सकें।